Accession was more difficult in Junagadh, Hyderabad, and Kashmir princely states. Today we are discuss how Hyderabad integrated into Indian territory or Indian Union. Accession of Hyderabad into Indian Union. Hyderabad was the largest princely state and it was surrounded by Indian territory. हैदराबाद जो है वो एक सबसे बड़ी जो प्रिंसली स्टेट थी, सबसे बड़ा जो देसी रजवाड़ा था वो था, जिसके चारों तरफ जो भारतीय अक्षेत्र था वो आता था. इट्स रूलर वाज मुस्लिम बट majority of the population was Hindu. Its ruler carried the title Nizam and he was one of the world's richest men. Nizam, the ruler of Hyderabad, was one of the world's richest men. कि जो हैदराबाद का शासक था वो निजाम के नाम से जाना जाता है, निजाम की उपाधि धारण कर रखी थी. और हैदराबाद का जो निजाम था वो मुस्लिम था, जबकि हैदराबाद की जो आबादी थी वो हिंदू थी. और ये जो निजाम था ये दुनिया के अमीर आदमियों में शुमार था. जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थे उनमें इनका नाम था. ठीक है. निजाम wanted an independent status for Hyderabad. जो ये निजाम था हैदराबाद का शासक, ये हैदराबाद को स्वतंत्र रखना चाहता था, हैदराबाद का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था. बट इंडिया वाज आल्सो वांटेड हैदराबाद accession इनटू इंडियन टेरिटरी. जो भारत था अब वो भी चाहता था कि हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो. क्यों? क्योंकि हैदराबाद के चारों तरफ भारतीय अक्षेत्र फैला हुआ था. अब नेगोशिएशन का दौर चला. नेगोशिएशन वर स्टार्टेड बट हैदराबाद हेल्ड आउट अगेंस्ट एसेशन. कि बातचीत का दौर चला, लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था वो हैदराबाद को स्वतंत्र बनाए रखने पर अडिग था, अड़ा हुआ था. उसी बीच कहते हैं कि जो निजाम था, निजाम ने क्या किया? निजाम साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947. हैदराबाद ने भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया नवंबर 1947 में. ठीक है. एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब या किसके बीच हुआ? हैदराबाद निजाम साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947. ये जो समझौता था स्टैंड स्टिल, ये भारत और हैदराबाद का जो निजाम था उनके बीच में 1947 को साइन हुआ. फिर कहता है इन द मेन टाइम ए मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम रूल गैथर्ड फोर्स. कि जो हैदराबाद के लोग थे वे अब एक मास मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, एजिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, आंदोलन प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं निजाम के रूल के खिलाफ. हैदराबाद टाउन वॉज द सेंटर ऑफ द मूवमेंट. हैदराबाद जो शहर था वो इस आंदोलन का केंद्र बिंदु था. पीजेंट्स ऑफ तेलंगाना रीजन वर विक्टिम ऑफ निजाम ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम. जो निजाम का रूल था उसका सबसे ज्यादा जो नुकसान था, जो हानि थी, वो तेलंगाना के किसानों को उठानी पड़ती थी. तेलंगाना के किसान जो थे, जो हैदराबाद देसी रजवाड़े में शामिल था, वहां के जो किसान थे
वो बड़ा क्रूर एक जो स्वरूप था निजाम का, उसको देख रहे थे। अब उन किसानों ने निजाम के रूल के खिलाफ में आंदोलन कर दिया। A large number of women also took participate in this movement against निजाम रूल। बहुत सारी जो महिलाएं थी उन्होंने भी निजाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया। एजिटेशन वाज लेड बाय द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस। जो ये आंदोलन प्रदर्शन हो रहा था निजाम के रूल के खिलाफ, इसको समर्थन मिला कम्युनिस्टों का और हैदराबाद कांग्रेस। द निजाम रिस्पोंडेड बाय अनलीशिंग ए पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द रजाकार। अब जो ये निजाम था, निजाम क्या करता है? द निजाम सेंड ए पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज द रजाकार ऑन द पीपल। दे मर्डर्ड, रेप्ड एंड लूटेड, टारगेटिंग पार्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम। अब जो ये रजाकार थे, रजाकार कौन थे? जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी थी हैदराबाद के निजाम ने, उसके जो सैनिक थे, उसके जो सेनापति थे, उनको रजाकार कहा गया। अब इन रजाकारों ने क्या किया? लोगों को मारना शुरू किया, महिलाओं के साथ रेप करना शुरू किया, उनको लूटा, धमकाया, और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको मुख्य रूप से टारगेट किया गया। जो नॉन मुस्लिम थे हैदराबाद के, उनको टारगेट किया गया, उन पर ज्यादा अत्याचार ढाए गए। उसके बाद कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव टू हैदराबाद। जो भारत की केंद्र सरकार थी, अब वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि जो ये सिचुएशन है इसका सामना करने के लिए आगे बढ़ो। हैदराबाद में जो कंडीशन बिगड़ी हुई है, हैदराबाद का जो रूरल निजाम है, उसके खिलाफ भारत ने अपनी आर्मी भेज दी। कब? सितंबर 1948 में। अब जो ये निजाम था, इन सितंबर 1948 Indian Army moved into control the Nizam's forces. After a few days of fighting, the Nizam surrendered. This led to Hyderabad accession to India. कि वही कुछ दिन लड़ाई चली, लेकिन जो हैदराबाद के निजाम की सेना थी, जो रजाकार थे, वो भारतीय सेना का सामना नहीं कर पाई, और रिजल्ट क्या निकला? जो हैदराबाद का निजाम था उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद हैदराबाद का विधिवत भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। क्लियर? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेशन ऑफ हैदराबाद इनटू इंडियन टेरिटरी और इंडियन यूनियन। नाउ वी डिस्कस अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर इनटू इंडियन यूनियन। हैदराबाद जो एक देसी रजवाड़ा था, उसको भारतीय संघ में मिलाकर भारत सरकार ने एक सफलता हासिल कर ली थी। एक जो समस्या थी भारत के एकीकरण की, उसमें एक कदम आगे बढ़ा दिया था। अभी भी कुछ स्टेट बची हुई थी जहां पर उनको विधिवत भारतीय संघ में मिलाना अभी बाकी था। ऐसी एक स्टेट थी मणिपुर। अब मणिपुर क्या था? मणिपुर ईस्टर्न एक स्टेट है भारतीय संघ की, ठीक है। ए फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्रा सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन with the Indian government on the guarantee that the internal autonomy of Manipur would be maintained. जो मणिपुर का राजा था बोध चंद्र सिंह, वो भारत सरकार के साथ जो भारत का एक विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था,
उसके ऊपर साइन करता है। आजादी के कुछ दिन के अंदर अंदर दोनों के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है। उस एक्सेशन की एक शर्त थी। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि मणिपुर को आंतरिक मामलों में स्वायत्तता मिलेगी। मणिपुर साइंड और बोधचंद्र सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन on the guarantee that the internal autonomy of Manipur would be maintained। कि भाई मणिपुर के जो आंतरिक मामले हैं उनमें मणिपुर को आंतरिक स्वायत्तता मिली रहेगी। इस बेस पर, इस गारंटी पर मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह ने साइन कर दिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। अब जो मणिपुर की जनता थी वो इस विलय के अगेंस्ट में थी। पीपल ऑफ मणिपुर वाज अगेंस्ट दिस एक्सेशन ऑफ मणिपुर टू इंडियन टेरिटरी और इंडियन यूनियन। भाई वहां की जनता, जो राजा बोधचंद्र सिंह ने एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया, उसके खिलाफ थी। वो नहीं मिलना चाहते थे भारतीय संघ में। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक, the Maharaja Bodhchandra Singh held election in Manipur in June 1948, and in this election Maharaja lost his support। अब जो जनता का दबाव था राजा के ऊपर, उस दबाव के कारण, उस प्रेशर के कारण मणिपुर में चुनाव किए जाते हैं। मणिपुर में जून 1948 में चुनाव हुए। अब उस चुनाव का नतीजा क्या रहा कि जो राजा बोधचंद्र सिंह था वो अपना जो सपोर्ट था वो खो देता है, अपना जो जनमत था, अपना जो जन सामर्थ्य था वो खो देता है। और उसके बाद मणिपुर बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेट इन जून 1948। जो ये मणिपुर था, मणिपुर अब क्या बना? मणिपुर को संवैधानिक राजतंत्र का दर्जा मिला। जून 1948 में मणिपुर अब एक संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था वाला देसी रजवाड़ा बन गया। Thus Manipur was the first part of India to hold a election based on universal adult franchise। Manipur is the first part of state of India to hold an election based on universal adult franchise। जो ये जून 1948 में चुनाव हुए थे, ये चुनाव सार्वभौमिक जो व्यक्ति मताधिकार था उसके बेस पर आधारित थे, उस बेस पर कराए गए। इस तरह जो मणिपुर था वो देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर चुनाव हुए। एक नंबर के पब्लिक ओपिनियन नहीं, राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वेयर ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट गेट द राइट टू वोट without any discrimination, whose age is 18 or above 18, they can vote cast। एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या है कि भाई जब 18 वर्ष जो भी एडल्ट फ्रेंचाइज की एज रखी गई होगी उसमें वो पूरी करने वाला जो नागरिक है जब अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करता है, जब उसको बिना किसी भेदभाव के राइट टू वोट मिलता है, तो हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो देश का पहला राज्य था मणिपुर जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपनाई थी, उसके आधार पर चुनाव कराए थे। शार्प डिफरेंसेस ऑन मर्जर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of accession of Manipur to India। जो ये एक विधानसभा स्थापित की गई थी मणिपुर में, अब उसमें अलग अलग मतों के नेता थे कि उस विधानसभा के जो सदस्य थे उन सबके अलग अलग मत थे कि भाई भारत को
सॉरी, मणिपुर को भारतीय संघ में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब बात आती है स्टेट कांग्रेस सपोर्टेड एंड अदर अपोज्ड, कि जो स्टेट कांग्रेस थी, मणिपुर कांग्रेस जो थी, वो भारतीय संघ में मणिपुर का विलय चाहती थी, जबकि जो दूसरी पार्टियां थी वो नहीं चाहती थी कि मणिपुर का भारत में विलय किया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, महाराजा साइंड मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949 विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब महाराजा जो बोधचंद्र सिंह था, जिसको 1948 के बाद संवैधानिक राजतंत्र में तब्दील कर दिया गया था, अब वो सितंबर 1949 में जो मर्जर एग्रीमेंट था वो साइन करता है, और वो साइन करने से पहले जो विधानसभा थी उससे कोई विचार विमर्श नहीं करता। उसके बाद कहता है दिस कोज्ड ए लॉट ऑफ एंगर एंड रेजेंटमेंट इन मणिपुर एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। उसके बाद भाई मणिपुर का भारत में महाराजा बोधचंद्र सिंह ने घोषणा कर दी कि भाई भारत में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि मणिपुर की जो जनता थी, जो ये महाराजा बोधचंद्र सिंह का एक डिसीजन था, इस डिसीजन से नाखुश थी, और वो जो एंगेज था वो आज भी देखा जा सकता है मणिपुर की जनता में। वो आज भी वहां पर इस तरह जो भारतीय संघ में शामिल होने का जो डिसीजन था, उससे जो नाराजगी थी, वो नाराजगी, वो पीड़ा उन लोगों के बीच में आज भी देखी जा सकती है। तो जो दो पिछली स्टेट थी भारतीय संघ में मिलाने में, जिनमें दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम्स थी, अब उनको विधिवत रूप से भारतीय संघ में मिलाया जा चुका था। अभी भी कुछ स्टेट बाकी थी जिनका भारतीय संघ में विलय होना अभी बाकी था, जैसे कश्मीर और हैदराबाद, सॉरी कश्मीर और जूनागढ़।